कैसे हैं आप लोग। तो हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो 6 चैप्टर थे सारे नोट से कवर कर लिए थे। हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग MCQ स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 का MCQ देखते हैं। तो जब आप क्वेश्चन आएगा तो आप सोचिएगा कि इंग्लिश में दे रहे थे, इंग्लिश हिंदी दोनों रहता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको जिधर समझ में आए उधर से कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं MCQ इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ का माइक्रो इकोनॉमिक्स से, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का आता है, व्हेन डिड द ग्रेट डिप्रेशन ओकर। इसका मतलब है कि महामारी का सबसे पहला दौर जब आया था, कि महामारी का दौर कब था, कब से कब था। तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। महामारी का दौर कब था, याद है आप लोगों को? तो 1929 से 1930 था, ठीक है। 1929 से 30 महामारी का दौर था, ओके। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का पूछता है कि व्हेन वाज द फेमस बुक प्रोफेसर किन्स पब्लिश्ड। प्रोफेसर किन्स का फेमस बुक कब प्रसिद्ध हुआ था? तो फेमस किन्स कब दिए थे? जब किन्स का डिफिनीशन आया था, जब 1929 से महामारी का दौर आया था, उसके बाद ही आया था उनका बुक। क्योंकि महामारी का जो मेन सिद्धांत इन्हीं के बुक से लिया गया था ना। तो 1929 से 1930 वाला महामारी का दौर हो गया, ओके। तो 1936 में इनका बुक आया था। कब आया था? 1936। आपका थर्ड क्वेश्चन आता है, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल मल्टीप्लायर इज। फॉर्मूला, सिंपल मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या कौन सा था? तो 1/1 माइनस MPC। क्या था? 1/1 माइनस MPC, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लायर। चौथा क्वेश्चन जो बोल रहा है कि व्हिच अमंग, नीचे दिए गए हैं उसमें से, फॉलोइंग डज नॉट हैव द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर के एप्लीकेशन में नहीं थे। कौन से थे? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कौन से थे बताइए? तो मॉनेटरी पॉलिसी थे। कौन से? मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन तो आपको आंख मूंद के याद होगा, है ना। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन था? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ किस ऑप्शन में? 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग का 6th क्वेश्चन आता है, हु इज नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ थे, ठीक है। दो क्वेश्चन एक ही बार हो गया ना, एक ही साथ। हु इज नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ, 2 क्वेश्चन एक साथ ही हो गए। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज। कौन सा है? चेंजेज इन इनकम बाई चेंजेज इन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद इकोनॉमी में भी क्लासिफाइड एज, मैंने जब पढ़ा रहा था कैपिटलिस्ट के बारे में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिखा था, मैंने बोला था कि कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स तीनों होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, MCQ बेस्ड है लेकिन वो केस बेस्ड है, ठीक है, केस स्टोरी बेस्ड। तो बोलता है यहाँ पे, मिस्टर स्कुंद कुमार वांट्स टू स्टडी द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम ये स्टडी करना चाहता है। व्हिच ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स विल ही हैव टू स्टडी। तो नेशनल इनकम कौन सा चैप्टर में था? मतलब वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 में, वॉल्यूम 2 में कौन आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स या नेशनल इनकम आप कहाँ पे पढ़े? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। पक्का याद है? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट इज नॉन एज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। अगर किसी भी एक चीज़ के बारे में पढ़ना हो तो कौन सा यूनिट्स पढ़ेंगे? मतलब ऐसा क्वेश्चन है तो आपको मतलब क्वेश्चन देख के ही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो 10 का कौन सा होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। किस लिए? कि इंडिविजुअल का स्टडी कहाँ पे होता है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद आता है केन्स कंजम्पशन थ्योरी ऑफ चीप फैक्टर दैट डिटरमाइन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज। जब केन्स का थ्योरी आया था तो कब आया था? महामारी के दौर में। अभी बुक था ना ऊपर में, बुक कब आया था? 1936 में। महामारी का दौर 1929 से 30 वाला, ओके। तो कौन सा बुक था? तो केन्स कंजम्पशन थ्योरी ऑफ द चीप फैक्टर दैट डिटरमाइन
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज, उसको क्या बोलेंगे? डिस्पोजेबल इनकम। याद आ रहा है कुछ? उसके बाद द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या क्या था इकोनॉमी का? ये आपके माइक्रो इकोनॉमी में पहले ही दिया हुआ है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स, प्रोड्यूस्ड गुड्स, तो ऑल ऑफ दीज। उसके बाद आपका 13 नंबर क्वेश्चन आता है कि द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स इज नॉन एज, जब एग्रीगेट के बारे में पढ़ेंगे तो कौन सा आएगा? याद है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इंडिविजुअल का माइक्रो। ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया रहेगा लिंक, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से आपको सिर्फ जो एडिट कर रहे हैं वो एडिटेबल मोड में आपका पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको इजी हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा एग्जाम के पहले दिन, तो ऐसे ही सारा चैप्टर आपका कराया जाएगा। जो 6 चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो में कराए गए हैं, 6 चैप्टर। माइक्रो का तो अभी क्लास नहीं, मतलब क्योंकि समय है नहीं आप लोगों के पास, और तो उसका भी एमसीक्यू बेस सारा ला देंगे। आप एमसीक्यू एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको इजी होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसका हिंदी में भी करेंगे। हिंदी में भी एनसीईआरटी के बुक से बनाया गया था, जो एनसीईआरटी के बुक में जो एमसीक्यू आते हैं एग्जाम बेस्ड 100 वाले के हिसाब से बनाया गया है, और इसका हिंदी में भी है कुछ बिहार बोर्ड के हिसाब से, तो वो भी हम दे देंगे, अभी बता देंगे, तो उसका भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो नीचे देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो मेन कॉज उसका क्या है? एक एविडेंस, कन्वीनियंस, स्कैरसिटी, नॉन ऑफ दीज। तो बताइए तो आप लोग। 14 का स्कैरसिटी होगा, ओके। उसके बाद 15 नंबर में बोलता है 15 में डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम इज अनोदर नेम एज, ये तो आपका मतलब ग्राफ पढ़ के पूरा क्लियर हो गया A to Z, क्योंकि एक ग्राफ था चैप्टर नंबर 2 का नेशनल इनकम में, जो मतलब मुश्किल से 15 मिनट का ग्राफ होगा, लेकिन इसका जितना भी एमसीक्यू होगा सारा क्लियर हो गया। ये तो इंट्रोडक्शन वाला, इसीलिए इसमें सारा चीज़ ऐड कर देता है। तो क्या होगा? डोमेस्टिक फैक्टर इनकम क्या बोलते हैं? तो NDP नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल होगा, ये भगवान, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा ना, ठीक है। तो आपका 15 का आंसर हो गया NDP फैक्टर, ठीक है। 16 नंबर हम लोग आगे देखते हैं, द बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल, आर कौन सा? इंटरप्राइज, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, रिसोर्सेज। 4 के क्या क्या थे? लैंड थे, लेबर थे, कैपिटल थे, और इंटरप्राइज थे। क्या थे? इंटरप्राइज। उसके बाद 17 नंबर आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ बुक रिटन बाय J.M. केन्स। तो J.M. केन्स का बुक का नाम याद है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, Which of the following is not considered as factoral income? फैक्टरल इनकम में किसको कंसाइडर्ड नहीं किया जाता है? Which of the following is not considered as factor income? कौन सा? रेंट, पेजेज, प्रॉफिट्स, गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड। जल्दी जल्दी जल्दी। अब इसके बारे में तो पढ़े थे कि रेंट के बारे में, पेजेज भी पढ़े थे, प्रॉफिट भी पढ़े थे, और गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड इसका आंसर होगा। इसको कंसीडर नहीं किया जाता है, नॉट कंसाइडर्ड। 19 नंबर उसके बाद क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सा? नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, टोटल प्रोडक्शन, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ओके। तीनों चीज पढ़े थे ना। तो आपका एमसीक्यू बेस्ट खत्म हो गया है, मतलब इतना ही चैप्टर 1 से एमसीक्यू बन सकता है, ओके। एक तो एक्स्ट्रा बन जाए, आपका टोटल कितना है? 19 एमसीक्यू हो गए। और नीचे में क्वेश्चन दिया हुआ, सारा क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, तो आप यहाँ से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है।
और आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा समय है नहीं, तो एग्जाम के हिसाब से किया जा रहा है। तो सारे भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आप नहीं पढ़े थे। जो 4 घंटे के टोटल रिवीजन थे, 30 मिनट 30 मिनट 31 मिनट, जो भी 4 चैप्टर का 5 या 6 दिन में रिवीजन कराया गया, छोटा छोटा रिवीजन था, ठीक है। तो सारा MCQ वहाँ से कवर हो गया। अब इससे लॉन्ग सम भी पढ़ सकते थे आप, अगर वीडियो देखे हैं तो लॉन्ग सम भी कीजिएगा तो बहुत ईजिली हो जा रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। ओके, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। और उसके बाद हिंदी में कुछ क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, जो एक जगह से हमने डाउनलोड किया था। तो हिंदी में क्या बोलता है? पूर्ण रोजगार वह स्थिति होती है जिसमें सभी इच्छुक व्यक्तियों को आसानी से कार्य मिल जाता है। तो कहाँ पे मिलती है, किस स्तर पे, मतलब कौन सा रेट पे? तो मार्केट के रेट पे, तो बाजार मजदूरी दर पे। इसका आंसर नीचे में ही दे दिया गया है, ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, यहाँ से आप कर लीजिएगा। कौन सा? बाजार मजदूरी दर पे। दूसरा क्वेश्चन है, संतुलन रोजगारी स्थिति वह होती है जिसमें सामूहिक मांग, संतुलन कब होगा? जब जितना मांग होगा उतना ही पूर्ति होता है। ओके, तो सामूहिक मांग व सामूहिक पूर्ति समान होती है। इसमें आपका आंसर है सामूहिक मांग व समान होती है। उसके बाद आता है उपभोग प्रवृत्ति, जिस परिवर्तन के बारे में बताती है वह है, कौन सा परिवर्तन के बारे में बताती है? जो उपभोग का मतलब क्या होता है? कंजप्शन। कंजप्शन कौन सा परिवर्तन बताती है? आय करने, जो इनकम होगा तभी तो करेंगे ना उपभोग, कंजप्शन। तो आय के कारण उपभोग में परिवर्तन, बचत, निवेश, ब्याज, उपभोग। 1929 में पूर्व अर्थशास्त्र जिस शाखा का अध्ययन किया जाता था वह है, कौन सा बताइए? जब 1929 का दौर आया था तो उस समय तो इंडिविजुअल चल रहा था, उसके बाद ही तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला आया था। फिर तो विशिष्ट अर्थशास्त्र को 1929 में जो अध्ययन किया गया था उसके बारे में बोलता है कि 1929 से 34 के बीच में महामारी का दौर था। आपने पीछे भी देखा है, जेम केन्स का थ्योरी आया था उभर के। तो विशिष्ट अर्थशास्त्र, जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मनी एंड इंटरेस्ट, किसने लिखा था? अभी तो बोले, किसने? जेएम केन्स। सेमी चीज़ें प्रकाशन कब हुई थी? तो 1936 में। क्वेश्चन था इस पे 4-5 बन गए, सारा इजी। फिर समशिष्ट अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है? कौन सा नाम है? आय सिद्धांत, कीमत, उपभोक्ता, उत्पादन, इनकम। इसमें तो बुक के हिसाब से आप भी देखिएगा तो बहुत सारे चैप्टर के में ही इनकम के हिसाब से चैप्टर डिजाइन किया गया है। उसके बाद आपका आ रहा है विशिष्ट अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है? अरे यार, आप यहाँ पे देखिए, समशिष्ट अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या था? इनकम। तो यहाँ पे क्या होगा? कीमत का सिद्धांत होगा ना। बचत प्रवृत्ति जिस परिवर्तन के बारे में बताती है वह है, बचत प्रवृत्ति जिस परिवर्तन के बारे में बताती है वह है कौन सा? आय के कारण बचत में परिवर्तन। कौन सा? आय के कारण बचत में परिवर्तन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, आर्थिक महामंदी काल की अवधि थी कौन सा? 1929 से 32, सॉरी ऊपर में 34 बोला गया था, 1929 टू 1932 था। ओके, आपका इतना ही MCQ बनता है। आप चाहिए तो शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन एक बार देखते हैं, ठीक है, कैसा लगता है। शुरू से देख लेते हैं। विशिष्ट अर्थशास्त्र और समशिष्ट अर्थशास्त्र में अंतर क्या है? तो माइक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमिक्स में अंतर अगर पूछेगा तब क्या लिखिएगा कि माइक्रो इकोनॉमी में किसी इंडिविजुअल के बारे में पढ़ा जाता है, माइक्रो इकोनॉमी में पूरा होल प्रोसेस के बारे में, सबके बारे में पढ़ा जाता है। तो सेम ही चीज़ लिखा है। माइक्रो इकोनॉमी में क्या बोलता है कि कैसे कंजप्शन के बारे में, मतलब कि क्या प्राइस होगा, क्या उत्पादन करेंगे, कैसे उत्पादन करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें नेशनल, पूरा नेशनल के इनकम में कि देश के सब चैप्टर के नाम के हिसाब से भी देख लीजिएगा ना। तो माइक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी में चैप्टर के हिसाब से बांट लीजिएगा तो वो भी लिख सकते हैं आप अंतर। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार, विशिष्ट अर्थशास्त्र और समशिष्ट अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो शेष अर्थव्यवस्था को समान
मानकर व्यक्तिगत क्षेत्र में कार्यपद्धति का अध्ययन विशिष्ट अर्थशास्त्र में किया जाता है। उदाहरण के लिए वस्तु विशेष की कीमत का निर्धारण। आप एमसीक्यू में भी देखे थे अभी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से कि क्या पढ़ा जाता है, तो कीमत का निर्धारण, वस्तु विशेष की मांग अथवा पूर्ति आदि। हो गया, कीमत, वस्तु की मांग और पूर्ति करना विशिष्ट अर्थशास्त्र के विषय में ठीक है। यहाँ से वस्तु विशेष की मांग अथवा पूर्ति आदि उत्पादन विशिष्ट अर्थशास्त्र के विषय में, और वहाँ पे वस्तु विशेष की कीमत का निर्धारण समशिष्ट में। समशिष्ट अर्थशास्त्र में समशिष्ट में मांग के बारे में बताता है। यार एरर हो रहा है हिंदी के लेके। शेष अर्थव्यवस्था जो समशिष्ट मतलब समशिष्ट में क्या बोलता है, कीमत का निर्धारण, वस्तु विशेष की मांग अथवा पूर्ति का अध्ययन जो होता है उसको समशिष्ट में पढ़ते हैं, मतलब विशिष्ट में पढ़ते हैं। हिंदी इतना कन्फ्यूजन करता है ना। उसके बाद समशिष्ट अर्थव्यवस्था में सामूहिक आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है। कर सिस्टम मतलब जो टैक्स रिफॉर्म के बारे में तथा क्षेत्र में अंतर संबंधों में अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए आय एवं रोजगार का निर्धारण, पूंजी निर्माण, सार्वजनिक व्यय आदि विषयों का विश्लेषण समशिष्ट अर्थशास्त्र में किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर जनता का निजी स्वामित्व होता है, प्राइवेटाइजेशन वाला। पूंजीवादी का मतलब ही प्राइवेट वाला होता है ना, जो कैपिटलिस्ट वाला। अच्छा, तो क्या जब कैपिटलिस्ट रहेगा तो प्राइवेट वाला ही होगा। वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन बाजार में बिक्री के लिए किया जाता है। बाजार में प्रचलित मजदूरी दर, श्रम संसाधन का क्रय विक्रय किया जाता है। उत्पादन लाभ कमाने के लिए वस्तुओं को सेवाओं को उत्पादन करते हैं। विभिन्न उत्पादन इकाइयों को परस्पर प्रतियोगिता पाई जाती है। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, समशिष्ट अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन करें। तो परिवार के क्षेत्र में, फर्म या उत्पादन क्षेत्र, सामान्य सरकार, विदेशी क्षेत्र में। तो क्या क्या हो गया, परिवार के क्षेत्र में, फर्म या उत्पादन, सामान्य सरकार और विदेशी क्षेत्र में। उसके बाद 1929 की महामंदी का वर्णन करें। इसमें क्या हुआ था, जो यूरोपियन कंट्री था वहाँ से हुआ था, जो नॉर्थ अमेरिका मतलब अमेरिका में बेरोजगारी का स्तर 3% से बढ़ के 25% हो गया था। उसका अवधि कब था, 1929 से 33 था। उत्पादन, इसमें किसका थ्योरी आया था, जेम्स केन्स का थ्योरी आया था। ठीक है, इसी के कारण पूरा मतलब वर्ल्ड वाइड महामारी छाया था। इसमें रोजगार की कमी हुई थी। उसमें मतलब डिमांड का भी कमी था, क्योंकि वस्तु प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। तो इतना सारा क्वेश्चन था परिचय से, इंट्रोडक्शन से। उसके बाद आपके क्वेश्चन आते हैं एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी का परिचय इंट्रोडक्शन से ही। अर्थशास्त्र के 2 विषय क्या होती है, तो समशिष्ट व्यशिष्ट, तो आपको पता है माइक्रो और मैक्रो। व्यशिष्ट अर्थशास्त्र में किन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, विशिष्ट अर्थशास्त्र में किन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। विशिष्ट अर्थशास्त्र में विशिष्ट अथवा व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। समशिष्ट अर्थशास्त्र में आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। सामूहिक एवं जो टैक्स वाला माइक्रो इकोनॉमी में क्या क्या है, सामूहिक एवं बृहत मतलब लार्ज स्तर पे आर्थिक चरों का अध्ययन समशिष्ट अर्थव्यवस्था में किया जाता है। पूर्ण रोजगार का अर्थ लिखे, वह स्थिति जिसमें सभी इच्छुक व्यक्तियों को उनकी रुचि एवं योग्यता अनुसार प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने का अवसर प्राप्त हो जाता है, पूर्ण रोजगार की स्थिति कहलाती है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की अर्थशास्त्र की उस शाखा का नाम लिखो जो समशिष्ट आर्थिक चरों का अध्ययन कराती है। समशिष्ट अर्थशास्त्र सामूहिक चरों का अध्ययन करता है। ओके, तो सारा क्वेश्चन बन रहा है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो मेरा मोटिव था एमसीक्यू कराना, क्योंकि एमसीक्यू आपका 50 मार्क्स का पूछता है, तो 50 में 50 आप स्कोर कर पाओ। आपने जहाँ तक अभी तक पढ़ा है, एक भी एमसीक्यू ऐसा नहीं था जहाँ एरर आ रहा है, क्योंकि सारा आपको याद है। ठीक है, तो ऐसे ही कल नेक्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू कर लेंगे हम लोग। हिंदी हम आपको इसलिए करा दिए थे कि आपको लगे नहीं कि लॉन्ग क्वेश्चन करने में ईजी हो रहा है या शॉर्ट क्वेश्चन करने में ईजी हो रहा है। सारा ही मतलब पढ़ा हुआ है आपका, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि जो पीछे में 5 चैप्टर जो 6 चैप्टर हम लोग किए थे कवर, जो आप टाइम दिए थे, वो एक बार मतलब गौर से थोड़ा सा कंसंट्रेट करके सुनने का था।
उसके बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आपका नहीं बन रहा है। ओके, तो हम यहीं पे आज ख़त्म करते हैं। आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन यहाँ पे था, सारा डाल दिया जाएगा एमसीक्यू जो भी है, नीचे में इसका आंसर दिया गया है, तो आपको जहाँ भी एरर लगे वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। और आप एक बार नहीं कुछ हो रहा है तो याद कर लीजिएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन यही सब पूछेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर और अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर कल मिलते हैं अपना टाइम पे 6 बजे ही। ओके, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है तो आप लोग नए ही होंगे। और देखने के लिए धन्यवाद। चलिए बंद करते हैं आज का क्लास। ओके, बाय।